जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर BEVAE 181 के चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा है वन संसाधन। इस सीरीज में हमने 4 चैप्टर कवर कर दिए हैं। अब देखेंगे हम 5वां चैप्टर। इसमें हम देखेंगे पहले कौन से MCQs आते हैं और कौन से जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो आते हैं। फिर उसके बाद इसकी कंप्लीट थ्योरी देखेंगे, जिससे आपको टोटली अंडरस्टेबल होगा कि भाई हाँ, आपको कहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और इस चैप्टर की मैं पूरी कंप्लीट थ्योरी करवा दूंगा आपको। बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम देखते हैं इसमें किस टाइप के MCQs आते हैं। हमारा पहला MCQ है, निम्न में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है। तो पहला ऑप्शन कोयला, यूरेनियम, सूर्य और पेट्रोल। नवीकरणीय कौन सा है? सूर्य है। दूसरा देखते हैं, वनों के महत्व के कारण वनों को क्या कहते हैं? वनों को कहते हैं हरा सोना। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? 33। इसके अनुसार होना चाहिए 33। आज के दिन ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है, 90% के आसपास है, जो कि कम है। होना कितना चाहिए? 33%। निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी को कठोर इमारती होती है? तो मतलब ऐसी कौन सी वृक्ष की लकड़ी है जो कठोर होती है और इमारतों में यूज होती है? तो वो होती है शीशम की लकड़ी। अगला देखते हैं, वन अपनी जैव मात्रा में किस गैस का यौगिकीकरण करते हैं? तो इसमें आएगा कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। निम्न में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है? तो इसका आंसर आएगा मिजोरम में। कार्बन सिंक का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर आएगा वन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों के मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो जो नदियां हैं उनके जो डेल्टाई भाग हैं उसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो वो कौन सी नदियां हैं? तो गंगा नदी, महानदी, कृष्णा नदी। तो सभी नदियों के डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनवीकरणीय के क्या परिणाम है? तो क्या होगा? भूमि का कटाव होगा, जीव जंतुओं का नाश होगा, कार्बनिक यौगिकीकरण में कमी आएगी। तो ये सभी इसके कारण हैं। वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? तो ये है देहरादून में, इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो MCQ पढ़े हैं ये लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें सारे क्वेश्चन आए हैं। अब हम कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से लिए गए हैं। तो इसमें देखते हैं, संसाधन किन्हें कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधनों के 3 उदाहरण। असमाप्य संसाधन क्या होते हैं? अनवीकरणीय योग्य क्या होते हैं? अनवीकरणीय योग्य संसाधनों को समाप्य संसाधन क्यों कहा जाता है? कोयला, लोहा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय योग्य है? तो इस प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जो हम थ्योरी के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें हम इस चैप्टर की थ्योरी देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप थ्योरी कर लोगे तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। आइए इसका परिचय है जो आप एक बार देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन से, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है जो कि परिचय है, उसको देख लेते हैं एक बार। वनों का महत्व मनुष्य के लिए उनकी उपयोगिता के कारण होता है। ठीक स्थितियों में पेड़ स्वतः उगते हैं और बढ़ते हैं, इसलिए कम या सीमित मात्रा में अपनी कटाई को उनका उपयोग कहते हैं, विनाश नहीं। तो जो वन है वो अपने आप ही ग्रो होते हैं, अपने आप ही बढ़ते हैं, अपने आप ही उनका जन्म होता है। लेकिन उनका क्या है, लोग जब अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं थोड़ा बहुत करते हैं, उनसे लकड़ी ले लेते हैं, उनको जड़ों से नहीं काटते। या कोई भूमि योग्य उपयोग के लिए लाते हैं तो थोड़ी बहुत लाते हैं, ऐसे नहीं कि हाँ। परंतु क्या है, जब इनके आर्थिक लक्ष्य को साधता है मनुष्य, इंसान, तब क्या है, पेड़ों की पुनर्स्थापन दर से ज़्यादा उनकी अत्यंत कटाई होने लग जाती है। पेड़ जा क्या है अपने आप उगते नहीं है, उससे ज़्यादा क्या है उनकी कटाई हो जाती है, मतलब वन कमी आने लग जाती है। तो इससे वनों का अतिशोषण और अतिदोहन हो जाता है। आज से लगभग 11,000 वर्ष पहले जब मानव ने स्थायी खेती का आरंभ किया, उस समय पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग पर 3/4 हिस्से पर क्या थे? वन थे। वनों का तेज गति से शोषण आज से 300 साल पहले आई औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू हुआ। जब क्या है औद्योगिक क्रांति आई उसके बाद वनों की कटाई तेज हो गई। आज विश्व में वनावरण सिमट कर मात्र 387 करोड़ हेक्टेयर रह गया है। ओनली इतने क्षेत्र में आज के दिन वन है। उष्णकटिबंधीय वनों की स्थिति क्या है?
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 20वीं शताब्दी के आरंभ में लगभग 2.5 करोड़ वर्ग क्षेत्र में फैले हैं। अति दोहन के कारण आज इन वनों का क्षेत्रफल 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी कम रह गया है। मतलब क्या है, 20वीं सदी के आरंभ में इतना था और आज के दिन 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी इसका कम आ गया है। 1950 से 1985 के दौरान लैटिन देश हैं उसमें 38%, अफ्रीकी देशों में 22% जंगलों का सफाया हो चुका है। जो टोटल जंगल है उनका 38% किसमें, लैटिन देशों में, और अफ्रीकन देशों में 22% इनका सफाया हो चुका है। अफ्रीका महाद्वीप के कमज़ोर आर्थिक हालात वाले जाम्बिया और सेनेगल जैसे देशों के लिए इमारती लकड़ी का निर्यात करके मेन प्रयोग जीवन स्तर बनाए रखने के लिए मजबूरी है। यही कारण है कि वहाँ में वन तेजी से काटे जा रहे हैं। नाइजीरिया, जायर, ये जो क्या देश हैं, वनों की स्थिति बहुत ही खराब है। एक अध्ययन के अनुसार क्या बताया गया है, उष्णकटिबंधीय जो वन है प्रति वर्ष 60 लाख हेक्टेयर की दर से काटे जा रहे हैं। बीमार होता पृथ्वी का फेफड़ा, तो पेड़ को क्या बोलते हैं, जंगल वन है उनको पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी के दोनों ओर फैले उष्णकटिबंधीय जंगलों को धरती का फेफड़ा माना जाता है। तो धरती का फेफड़ा किसे बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी के दोनों तरफ के जंगल को धरती का फेफड़ा बोलते हैं। धरती के कुल वनों का 20% अकेले ब्राजील में है। श्रेष्ठ और सघन होने के कारण ये वन वायुमंडल की 50% ऑक्सीजन पैदा करते हैं। अकेले ब्राजील देश के जो जंगल हैं वो हमारे वायुमंडल की 50% ऑक्सीजन पैदा कर देते हैं। विशाल भूभाग कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर वायुमंडल के तापमान को संतुलित रखते हैं। आज प्रकृति की धरोहर मनुष्य के हाथों लूट रही है। अमेजन के जंगल लगातार खत्म होते जा रहे हैं, उनकी जैव विविधता कम होती जा रही है, विश्व का पारिस्थितिकीय संतुलन भंग हो रहा है। मतलब क्या है, मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए औद्योगिक क्रांति आ गई, अपने भोजन के लिए जंगल को लगातार काट रहा है। 20वीं सदी के अंतिम दशक के मतलब 1990 से 2000 के बीच में 9 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर वन का कटाई की जा चुकी है, सफाया किया जा चुका है। जब 20वीं शताब्दी में प्रतिवर्ष कितना है, 1 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर प्राकृतिक वनों का विनाश हो रहा है। ठीक है, पेड़ों की जो कटाई है विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश अधिक काट रहे हैं क्योंकि उनको भी विकसित देश बनना है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो सबसे अधिक विनाश कहाँ, ब्राजील के जंगलों में हुआ है। 2.3 करोड़ हेक्टेयर का विनाश हो चुका है। इस तरह क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में देखोगे 1990 से 2000 के बीच में क्या है, 5.2 करोड़ हेक्टेयर जंगल का सफाया हो चुका है। तो मतलब क्या है, जंगलों की कटाई अंधाधुंध चल रही है। अगर ऐसे चलता रहा तो पृथ्वी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। पानी की कंडीशन खराब हो चुकी है, वायु जहरीली होती जा रही है। दक्षिणी अमेरिका में इस दशक में 3.7 करोड़ हेक्टेयर वनों का विनाश हुआ है क्योंकि ये भी पीछे नहीं रहे। अमेरिका बोलते विकसित देश है परंतु इनकी कंडीशन भी खराब है, परंतु इनकी कंपैरिजन में थोड़ी कम है। उष्णकटिबंधीय वनों में विनाश की दर सबसे अधिक यानी 1.3 करोड़ हेक्टेयर प्रति वर्ष है। 1.3 करोड़ हेक्टेयर प्रति वर्ष काटे जा रहे हैं। जो विश्व संसाधन संस्थान है के अध्ययन के अनुसार यदि विश्व के वनों का विनाश यही दर बनी रही तो आने वाले 2 दशक हैं उसमें विश्व के 40% घने वन नष्ट हो जाएंगे। आने वाले 20 साल में 40% जो घने वन है वो काट दिए जाएंगे। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े दिए हैं वो देखते हैं। सन 1952 में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार सामान्य रूप से भारत भूमि के कुल क्षेत्रफल के 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होने चाहिए। 1952 में वन नीति बनी, उसके अनुसार 33% भूमि पर वन होने चाहिए। इस नीति के अनुसार मैदानी भागों में 20 से 25% क्षेत्र और पहाड़ी भाग है जो उसमें 65% क्षेत्रों के वन होने चाहिए। उस नीति की निर्माण के आज 52 साल, आज तो और भी ज़्यादा हो चुके हैं जब ये बुक की बात है, तो 52 साल के बाद क्या हालात हैं, देश के 19.4% भूभाग पर ही वन बचे हैं। होने कितने चाहिए, 33%। जो भारत के मैदान जो लगभग वन रहित हो चुके हैं, वन ही जो मैदानी भाग है वो तो उससे तो वन काटा ही जा चुका है खेती के लिए, उद्योगों के लिए। 1951 से 1980 के बीच केवल 3 दशकों में भारत में 433 लाख हेक्टेयर वनों का विनाश हुआ है। देश में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का बाकी देशों की तुलना में तेजी से सफाया हो रहा है। भारत में वनों के गलत इस्तेमाल
कि चिंताजनक स्थिति का प्रमाण है कि यहाँ प्रति वर्ष 14 लाख हेक्टेयर वन समाप्त हो रहे हैं। प्रति वर्ष 14 लाख हेक्टेयर वन काटे जा रहे हैं भारत में। भारत में वन लगाए जाने की दर 0.22% है। वन लगाए तो इस दर से जा रहे हैं और काटे इतने जा रहे हैं, जबकि विनाश की दर कितनी है 2.3। तो डिफरेंस कितना आ गया, मतलब कोई इसकी रिकवरी ही नहीं है। तो नीचे देख रहे हैं भारत में वनों की स्थिति का समय बेहतर किया जा सकता है। तो क्या क्या कर सकते हैं, भारत में वनों की हीन दशा के कारण जान सकते हैं हम क्या क्या कारण है। एक तो जनसंख्या होगी सबसे ज़्यादा। भारत में लगभग 100 करोड़ वनों का उपयोग करके उसकी भूमि से खेती कर रहे हैं। मतलब भारत क्या है, किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है, तो उसमें खेती के लिए ज़्यादा भूमि का उपयोग किया जा रहा है। भूमि कहाँ से आई, जंगलों को काट कर। भारत में उपयोगी लकड़ी का 30 से 35% भाग जलाऊ लकड़ी के रूप में चला जाता है। तो मतलब जो टोटल लकड़ी है उसका 30 से 35% तो लकड़ी जलाने के लिए, खाना बनाने इत्यादि के लिए काम में लिया जा रहा है। और शेष क्या है, बचा हुआ भाग रेलवे स्लीपर, फर्नीचर, गृह निर्माण, घर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इन कार्यों के लिए भारत में प्रति वर्ष कितना 20 करोड़ घन मीटर लकड़ी वनों से काट कर लाई जाती है। इसका और अन्य क्या कारण है, उद्योगों का कच्चा माल जंगलों से पूरा हो जाता है, तो उसके लिए लकड़ी काटी जा रही है। बड़े बड़े बांध हो गए, सड़क हो गई, पुलों का निर्माण करने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए वनों को काट दिया जाता है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित झूम खेती के कारण भी वनों को काटा जा रहा है। जो अति पशुचारण है उसके कारण ये भी एक रीजन है। जो जानकार कर्मचारियों का अभाव है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको ही नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, आगे की क्या पॉलिसी बनानी है, इनको अच्छा बनाने के लिए, वनों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो जानकार कर्मचारियों का अभाव है। जो भारतीय वनों का भौगोलिक फैलाव भी थोड़ा अजीब है, कठिन पर्वतीय जो स्थल हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं होने के कारण यातायात साधनों का विकास नहीं हो पाता, फलस्वरूप देश के वनों का उचित उपयोग नहीं हो पाता। तो मतलब कई जगह ऐसी है भौगोलिक क्षेत्र के कारण भी हम वनों का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो अब क्वेश्चन की मदद से हम देखेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो वन विनाश अनवीकरणीय किसे कहते हैं और उसके कारण क्या है, प्रभाव क्या है, उपयोग उपाय क्या कर सकते हैं हम उसके लिए। तो हम वन विनाश को पहले ही पढ़ चुके हैं परीक्षा में। जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है उसे जनसंख्या धमाका बोलते हैं। और औद्योगिकरण आया, उसके कारण पृथ्वी के स्वास्थ्य का प्रतीक वनावरण, मतलब जो वन क्षेत्र है तेजी से काटा जा रहा है। प्रति वर्ष जो डाटा है हमने पढ़ लिया, 60 लाख हेक्टेयर वनों को काटा जा रहा है। दक्षिण अमेरिका में जिसे फेफड़ा बोलते हैं, धरती का फेफड़ा, उसे, उसकी हालत भी खराब है, उसे काटा जा रहा है। तो जो भारत में वनों की कटाई की दर 2.3% है और जो उगने की है, जो लगाने की है, वो 0.22% है। तो भारत में हर रोज करीब 5 करोड़ वृक्ष काटे जा रहे हैं। तो ये डाटा है, एमसीक्यू में आ सकता है, आप कर लीजिएगा। तो एक परिभाषा दी गई है इसकी, वनों की अंधाधुंध कटाई वन विनाश कहलाती है। वन विनाश कटाई के कारण क्या है, पहला कारण है जनसंख्या विस्फोट, अति जनसंख्या का होना, अति चराई होना, पशुओं की संख्या भी ज़्यादा है तो उनको चराना पड़ेगा, तो अति चराई हो रही है, उसका कारण भी है। स्थानांतरित कृषि जिसे झूम कृषि बोलते हैं, ये भी एक कारण है। जो व्यापारिक बागान कृषि है उसके कारण भी इसका एक क्या है, वनों का कमी होती जा रही है। खनन माइनिंग का कारण क्या है, जंगलों को काटा जा रहा है। जैसे अब लेटेस्ट न्यूज़ है हसदेव जंगल, हसदेव जंगल के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया, परंतु क्या है, गवर्नमेंट और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी मिलीभगत के कारण सभी की आवाज़ दबा दी गई, मीडिया में किसी की न्यूज़ नहीं आई। क्या है, ओनली कोयले के लिए, निकालने के लिए हसदेव के इतने गहरे घने जंगल थे उनको काट दिया गया। अभी लेटेस्ट क्या है, सरकार की क्या प्लानिंग थी, जो अरावली श्रृंखला है जो कि गुजरात, पूरे राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में जो लगती है अरावली, उसको काटने की प्लानिंग थी, परंतु लोग थोड़े जागृत हुए, सोशल मीडिया का यूज़ हुआ, उन्होंने स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कराया है। पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, सरकार काटने दे या ना काटने दे, परंतु अभी तक के लिए स्टे हो गया है। तो इसलिए माइनिंग भी एक इसका रीजन है। अगला है बड़ी बांध परियोजनाएं, बड़ी यातायात परियोजनाएं, औद्योगिकरण। पर्यटन में क्या है, आधुनिक युग में जो लोग क्या है भीड़ भाड़ वाली जगह में रहते हैं, आजकल मैक्सिमम क्या रहते हैं शहरों में, शहरीकरण के कारण शहरों में जाने लग गए, वही उनका रोजगार है। तो क्या है, भीड़ भाड़ वाली जगह से निकलकर घूमने के लिए खुली जगह में जाते हैं। तो वहाँ क्या है, मैक्सिमम खुली जगह कहाँ है, पहाड़ी क्षेत्रों में,
और वहाँ पर क्या है, वनों को काट कर क्या है, होटल बनाए जा रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं उनके लिए होटल बनाए जाते हैं, या लग्जरी कुछ क्लब बना दिए और बना दिए, तो इसके लिए क्या है, ये भी वनों को नुकसान पहुँचाते हैं। खराब वन प्रबंधन, ये मैं सबसे ज़्यादा मेन मानता हूँ। खराब वन प्रबंधन इसका मेन कारण है। वनों के विकास के लिए बनाए गए कानून ठीक से लागू नहीं हुए हैं, उसके कारण क्या है, लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और वनों का विनाश हो रहा है। जो प्राकृतिक कारण है वो भी इसके लिए क्या है, थोड़े बहुत जिम्मेवार है, परंतु इसका हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, ये भी इसके विनाश का कारण है। इसके कारण दुष्प्रभाव क्या होते हैं वन विनाश के कारण, जलाशयों में गाद बढ़ जाती है, भूमि अपरदन बढ़ जाती है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती हैं, जैसे बाढ़ आ जाएगी या फिर ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा। और इसमें क्या है, और क्या है, जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा, कभी बारिश जल्दी आएगी, लेट आएगी, ठंड ज़्यादा हो जाएगी, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, जैव विविधता में कमी आ जाएगी, भूमिगत जल स्तर में गिरावट आ जाएगी। वन संरक्षण, ये क्या होता है, वन हमारे सबसे महत्वपूर्ण लेकिन अतिदाब युक्त प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे हम इनका उपयोग सत रूप से कर सकें। तो वन संरक्षण बहुत ही जरूरी है। एक स्टेटमेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। वन संरक्षण का अर्थ है वनों का विकास प्रबंधन इस तरह से करना चाहिए जिससे हम क्या है, हमारी वर्तमान जरूरतें भी पूरी हो जाएं और जो ये संसाधन बचेंगे वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। तो मतलब ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको ऐसे यूज़ करो, आज हम यूज़ करें तो फ्यूचर की पीढ़ी के लिए कोई नुकसान ना हो, वो भी उनको यूज़ कर सके। वन संरक्षण के उपाय क्या हैं, वनावरण में वृद्धि, पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें जो कुछ मेन है वो देख लेते हैं। कृषि वानिकी, इसमें हम क्या करते हैं, कृषि के साथ साथ वृक्ष भी उगाते हैं। इन पेड़ों से हम क्या क्या मिलता है, गोंद मिलेगा, लकड़ी मिलेगी, विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे जिससे हमें आर्थिक लाभ भी होगा। वनों का नवीकरण करना चाहिए, जिन क्षेत्रों में वन काट दिए गए हैं उन क्षेत्रों में वन दोबारा लगाए जाए। जैसे अभी मैंने ऊपर ही बताया था, जो वन काटे जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे अरावली काटने की प्लानिंग है और काटने की प्लानिंग, तो उससे जब वन काट तो दिया आपने, उसकी जगह और दूसरे पौधे तो लगाओ ताकि वनों की दोबारा वृद्धि हो जाए और दोबारा हमारे पर्यावरण को बचाया जा सके। आश्रय रोपण, वृक्षों का रोपण फसलों को तेज हवा धूप से बचाने के लिए किया जाता है। वनों का रोपण किया जाना चाहिए। सामाजिक वानिकी होनी चाहिए, शहरी वानिकी होनी चाहिए, व्यावसायिक वानिकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार के क्या है, नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा मेन रीजन क्या है, जनसंख्या को नियंत्रित करो। अगर आज के दिन हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ हो चुकी है, इसका ही परिणाम है कि हमें भोजन ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए और पैसा ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए क्या है, जंगल की भूमि काटी जा रही है कृषि भूमि बनाने के लिए। तो और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी भूमि ज़्यादा फसल लेने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण क्या है, हमारा पानी दूषित हो चुका है और हमारी वायु पूरी तरह दूषित हो चुकी है। दिल्ली का AQI नॉर्मल 500 से ऊपर रह रहा है, तो वायु इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि एवरेज जो हमारी जीने की उम्र है उसमें 10 साल की कमी आ गई है। मृत्यु दर इसके कारण बढ़ रही है क्योंकि वायु प्रदूषित, सांस ले रहे हैं, फेफड़ों की बीमारी हो रही है, गले की बीमारी हो रही है, सांस की बीमारी हो रही है, हमारे ब्लड में जाकर मिल रहा है। पानी है, पानी में यूरिया मिल गया है, कंडीशन इतनी वर्स्ट होती जा रही है। अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया तो ना किसी को प्रॉपर खाना मिलेगा, भूखमरी इतनी बढ़ जाएगी, पानी किसी को नहीं मिलेगा। और आज के दिन प्रतिदिन 1100 लाख क्यूबिक पानी चाहिए, उसकी डिमांड क्या है, आगे ऐसी जनसंख्या बढ़ती रही 200 करोड़ हो जाएगा तो डिमांड हो जाएगी 2000 और सप्लाई कितनी होगी, 900 हो जाएगी, क्योंकि पानी में कमी आ रही है। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। पुरानी कृषि पद्धति है उसको त्याग दो क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी का प्रयोग हो रहा है। परियोजनाओं का मूल्यांकन करो, परियोजना बनाओ उसका सही से मूल्यांकन करके बनाओ और सही से लागू करो। जो खनन प्रक्रियाएं हैं उनमें तकनीकी लाओ, पानी का प्रयोग कम करो या और सारी टेक्निक का प्रयोग करो, जिससे क्या है, पर्यावरण पर पड़ने वाले जो फर्क हैं, जो प्रभाव हैं, उसको कम किया जा सके। जन जागरूक करो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगर जन जागरूक नहीं होगा तो कंडीशन नहीं सुधार हो सकता, अकेले कानून से कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों को जागरूक कर दो, अपने आप पेड़ पौधे लगाएंगे जो कटे हैं उनकी जगह, या काटेंगे नहीं। तो अगर जन जागरूक होगा तो कानून बनाने में सहायता होगी, गलत कानून पास नहीं होंगे। पवित्र कुंज, जो क्या है, कुछ चीज़ों को धार्मिक चीज़ों से जोड़ दिया गया है ताकि क्या है, पेड़ों को कम नुकसान हो। आज भी हम क्या है, हिंदू धर्म में मानते हैं, कई पेड़ों की पूजा करते हैं जिससे क्या है, उनको काटा नहीं जाता, कम से कम वो नुकसान तो कम हो जाता है।
वन बचाओ आंदोलन, कई आंदोलन भी हुए हैं जिसका हम इतिहास में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, वनों की सुरक्षा सदियों से हमारे देश की परंपरा रही है। कुछ पेड़ पौधे और वृक्ष तो क्या है, हमारे देश में भगवान की तरह पूजे जाते हैं, ये मैंने इसमें पवित्र कुंज में पढ़ा दिया था। आगे क्या है, वृक्षों की नियमबद्ध पूजा करती जा रही है, मनुष्य जाति के विकास में दिए गए योगदान का आदर भी करते हैं। वनों की रक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण इतिहास में मिलता है कब, 1731 में जोधपुर रियासत के खेजरली गांव में बिश्नोई समुदाय की अमृता देवी थी, उसके साथ 365 गांव के लोगों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। तो विश्व का नहीं, भारत का मान लो सबसे बड़ा क्या है ये आंदोलन मान लो, जो पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था। इसका अमृता देवी नाम याद रख लेना, जो बिश्नोई समाज की थी। अगला एक चिपको आंदोलन जो बहुत ही फेमस हुआ था, इसमें क्या है, 1972 वर्ष में उत्तरांचल में टिहरी गढ़वाल जिले में एक आंदोलन आरंभ हुआ। 1973 में ठेकेदार ने जब इस क्षेत्र में वन काटने आए तो उसके स्थानीय लोग क्या है, पेड़ों के चिपक गए, दोनों हाथों से पकड़ लिया और उनके चिपक गए और वृक्षों को काटने नहीं दिया। इस आंदोलन के कारण क्या है, पेड़ों की सुरक्षा हुई और इसका नाम क्या हुआ, चिपको आंदोलन। इसमें क्या हुआ, रेनी में 27 औरतों ने, गोरा देवी उसने नेतृत्व किया इन 27 औरतों का, हजारों की संख्या में पेड़ों की ठेकेदार की कुल्हाड़ी से रक्षा की, जिससे क्या हुआ, चिपको आंदोलन का ध्वंस और किनारा, फूड, फ्यूल, फोडर, फाइबर और फर्टिलाइजर। इसके बाद चिपको आंदोलन का नेतृत्व श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे निकले हैं, ये एमसीक्यू इनसे निकल कर आते हैं। अगला है अपिको आंदोलन, जो इतिहास में है परंतु ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। उत्तरी भारत के चिपको आंदोलन की तरह ये उत्तरांचल में हुआ था। चिपको आंदोलन ये कहाँ हुआ था, दक्षिण भारत के कर्नाटक में हुआ था। उत्तर कन्नड़ शिमोगा के सिरसीवन तहसील के अंतर्गत सलकनी गांव में हुआ था। इस आंदोलन में क्या हुआ था, स्थानीय भाषा में अपिको चातुवंती कहते हैं। इस आंदोलन ने पश्चिमी घाट के पूरे क्षेत्र के लोगों में वन संरक्षण के प्रति जागरूक और लोगों को वन लगाने के लिए प्रेरित किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। अगला क्या है, वन संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो वन संसाधन है उसका संरक्षण, बचाओ और उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो इससे थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन प्रबंधन के रिगार्डिंग, वो निकलेंगे। तो ये ऊपर वाला मेन देखते हैं। वन अपरोपण के इन परिणामों के कारण हमारी भारत सरकार ने वनों के संरक्षण, अधिक वृक्ष उगाने के लिए एक सशक्त वन नीति अपनाई है। तो इन नीतियों को देखते हैं। वैकल्पिक स्रोत विकसित करना हो गया, दूसरा है वन रोपाई के क्षेत्रफल में वृद्धि करना हो गया, वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाना जो स्थायी रूप से इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए सुरक्षित है, मतलब ऐसे वन लगाए जाए जो जिसमें ऐसे पेड़ लगाए जाए जिससे इमारती लकड़ी का प्रयोग होता है। वनों के दीर्घोपयोगी प्रबंधन को अपनाना और उन्हें प्रोत्साहित करना। अगला है सूचना बेस आधार और नियमित निगरानी के लिए एक विश्वसनीय कार्यविधि को विकसित करना हुआ जिससे वनों को बचाया जा सके। वनों में आग लगने से रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र को स्थापित करना, जो वनों में आग लग जाती है घर्षण के कारण उनके लिए प्रबंधन करना। वनों की बहुत ज़्यादा कटाई से निपटने के लिए कानूनों को सख्त बनाना। कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, ये इसका एक बचाने के लिए मुख्य संरक्षण का कारण है। भागीदारी से वन प्रबंधन और अधिकार इसके अंडर आते हैं जिससे वन प्रबंधन को बढ़ाया जा सकता है, वन संरक्षण को किया जा सकता है। इसमें देखते हैं जो जेएफएम है इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो जेएफएम के बारे में थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, अगर एग्जाम में आए तो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। संयुक्त वन प्रबंधन जिसे शॉर्ट में जेएफएम भी बोलते हैं, में स्थानीय लोगों को शामिल करने की एक जरूरत को बताया गया था कि अगर जो स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, अगर उनको शामिल नहीं किया गया तो पॉलिसी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उनको शामिल करोगे तो वही आपकी हेल्प कर सकते हैं क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए। तो स्थानीय लोग किसी क्षेत्र को हरा भरा बनाने में मदद कर सकते हैं और यदि उन्हें रक्षा करने से कुछ वित्तीय लाभ मिलेगा तो वो और ज़्यादा उसकी सुरक्षा करेंगे और हरा भरा बनाने में मदद करेंगे। स्थानीय समुदाय और वन विभाग के बीच में एक अनौपचारिक सिस्टम 1972 में पश्चिम बंगाल के मदीनापुर जिले में शुरू हुआ। संयुक्त वन प्रबंधन अब एक औपचारिक संधि बन गई है जिसमें स्थानीय समाज के अधिकारों और हितों की पहचान का आदर किया गया है, जिसकी वे वन संपदा से मांग करते हैं। जेएफएम योजना के अंतर्गत स्थानीय समाज के सदस्यों के साथ वन सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है।
ये वन घेराव को पुनः बनाने में हिस्सेदारी करते हैं। तो जेफम का काम बताया गया, जेफम कैसे काम करती है, कैसे लोगों के साथ गठबंधन करती है, उसके साथ वनों को बढ़ाने में कैसे सहायता करती है, तो और किसी क्षेत्र को बहुत ज़्यादा दोहन किए जाने से रक्षा करती है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जेफम, संयुक्त वन प्रबंधन द्वारा और उनके जो लोकल लोग, स्थानीय लोग, उनके द्वारा ज्वाइंट एक औपचारिक सिस्टम है जो 1972 में पश्चिम बंगाल के मदिनापुर जिले से शुरू किया गया था। अगला देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वनों के आर्थिक और पारिस्थितिक लाभ क्या हैं, इससे एमसीक्यू आते ही आते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वनों के कुछ जरूरी लाभ हैं, पहला है आर्थिक लाभ, दूसरा है पारिस्थितिक लाभ। तो आर्थिक लाभ में देखते हैं, एक आकलन हुआ था, उसके अनुसार क्या है, वन उत्पाद विश्व में कुल सकल उत्पाद का 1% प्रदान करते हैं। वनों से हमें क्या मिलता है, इमारती लकड़ी मिलती है, बांस मिलते हैं, प्लाईवुड, ईंधन, उद्योग के लिए कच्चा माल मिलता है, गोंद मिलता है, टैनिंग, रंग, जड़ी बूटियां, रेशम, भोजन, जरूरी तेल, मसाले मिलते हैं। इन उत्पादों को मुख्य 2 भागों में बांटा जा सकता है, खाद्य और अखाद्य, खाने वाले और बिना खाने वाले। तो ये आर्थिक लाभ हो गया, इससे क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिएगा, वो पूछेगा कि आर्थिक लाभ क्या क्या है, इनसे हमें क्या आर्थिक लाभ मिलता है। दूसरा है पारिस्थितिक लाभ। पारिस्थितिक लाभ इसमें क्या है, वन्य जीवों का निवास, वन चरागाह के रूप में, मनोरंजन के साधन है, जल चक्रण का नियमन है, जैव भूचक्रण तत्व है, पारिस्थितिक बैलेंस बनाए रखता है, मृदा के कटाव को रोकथाम करता है, प्रदूषण कम करता है, हरित गृह प्रभाव को कम करता है, जल संरक्षण करता है, वन्य जीवों का निवास, वन जंगली जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, स्वाभाविक आवास स्थल, ये वन इसके जीवन के लिए जरूरी है। तो दूसरा क्या है, वन चरागाह के रूप में वन पशुओं को चारा देते हैं, मनोरंजन साधन, वनों में जाकर वन्य जीवों को देखना इंसान को रोमांच पैदा करता है। तो आजकल जैसे सफारी हो गया, गाड़ी में बैठते हैं, टाइगर देखते हैं या हाथी देखते हैं, गैंडा देखते हैं, घूमने जाते हैं, तो एक क्या रोमांच मनोरंजन का साधन बन गया है। वनों के दृश्य सुंदरता देते हैं, क्या है, लोग शहर वाली भीड़ भाड़ वाली जगह से निकल के जाते हैं, वनों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं घूमने, उन्हें क्या है, बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं, आंखों को संतुष्टि मिलती है, मन अच्छा होता है। अच्छे वन पर्यटक के आकर्षण का केंद्र बनते हैं। जल चक्रण का नियमन वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। तो जंगल क्या है, वन वर्षा लाने में, और जो हमारी वर्षा है उसके चक्रण में सहायता करते हैं। वर्षा के जल को फालतू बहाने से रोकते हैं। वनों की वनस्पतियां वाष्पोत्सर्जन से वन्य क्षेत्र में नमी बढ़ाते हैं, जिससे कारण क्या है, तापक्रम लगातार स्थिर रहता है, टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, उस क्षेत्र में तापमान बदलाव के कारण ज़्यादा परेशानी पैदा नहीं होती। जैव भूचक्रण तत्व पानी, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन चक्कर में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखते हैं, पर्यावरण साफ रहता है, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हवा को साफ करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की संतुलन को बनाए रखता है, मृदा अपरदन की रोकथाम करता है, मिट्टी का कटाव कम होता है, प्रदूषण कम करते हैं, प्रदूषण की कमी होती है, कुछ हानिकारक गैसों को कम करता है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उनको सोख लेता है, शोषण करता है, पर्यावरण को शुद्ध रखने में सहायता करता है, हरित गैस प्रभाव को कम करता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, जिससे प्राथमिक श्रेणी के जीव खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, जिससे वायुमंडल में CO2 की मात्रा कम होती है, पृथ्वी पर होने वाले हरित गैस प्रभाव में कमी आती है, जल संभरण का संरक्षण करते हैं, वन जल संभर क्षेत्र की रक्षा करते हैं एवं उनका संरक्षण भी करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, वनों एवं जनजातीय लोगों पर खनन व बांधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका क्या है, जो वन है और जो जनजातीय लोग हैं उन पर क्या है, खनन करते हैं और बांध बनाते हैं, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताया गया है। वनों की कटाई का सबसे प्रमुख कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण इमारती लकड़ी की डिमांड बढ़ी है, वनों की कटाई बढ़ गई। वनों से प्राप्त लकड़ी का 42% भाग इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इमारती लकड़ी को प्राप्त करने के लिए चीड़, सागवान, साल, देवदार आदि वृक्षों की तेजी से कटाई हो रही है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से क्या प्रभाव पड़ते हैं वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एक बार इसको आप देखना है तो एक बार इसको आप देख सकते हैं। वनों और जनजातीय लोगों पर खनन का प्रभाव क्या पड़ता है। खनन की प्रक्रिया है वो क्या होती है, इस क्षेत्र में खनन शुरू करने से पहले उस जगह वनों को काटा जाता है। खनन की प्रक्रिया से वनों और जनजातीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं ये पढ़ सकते हैं, ऊपर ऑलरेडी देख सकते हैं, एक बार देख भी लीजिएगा। खनन क्षेत्र में भूमि का क्षय होता है, वनों की परत नहीं होने से वहाँ उपजाऊ मिट्टी या पानी हवा के साथ बह जाती है, मिट्टी का क्षरण होता है, मिट्टी होश होता है,
मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, खानों से निकलने वाले लवणों के कारण यहाँ भूमिगत जल क्या है, प्रदूषित हो जाता है, भूमिगत जल खराब हो जाता है। खनन के क्षेत्रों में जैव विविधता कमी आ जाती है, बड़ी मशीन चलती है उसके कारण धूल मिट्टी उड़ती है, वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। खनन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोग हैं, वहाँ से क्या है, विस्थापित होना पड़ता है, अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। उनके कारण क्या है, उनकी जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वनों व जनजातीय लोगों पर बांधों का प्रभाव क्या पड़ता है, इसको देखते हैं। बांधों का निर्माण क्या करते हैं, भविष्य के लिए जन संरक्षण और उसमें बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, और बाद में सिंचाई का जल दिया जाए उसके लिए उपयोग किया जाता है बांधों को। और बांधों के कारण क्या प्रभाव पड़ते हैं, बांध का जलाशय बनाने के लिए बहुत भूभाग की आवश्यकता पड़ती है। तो बांध बनाने के लिए क्या बहुत सारी भूमि की जरूरत पड़ती है और बहुत सारे वन काटे जाते हैं। जैव विविधता में कमी आ जाती है। बांधों के जलाशय बनाने से भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। बांधों के कारण जनजातीय लोग हैं, उनका जो निवास स्थान है वो छूट जाता है, उनको घर छोड़ के जाना पड़ता है, जीवन यापन और जो उनका काम धंधा है उसमें समस्या आती है। वनों किस प्रकार कार्बनिक सिंक की भांति कार्य करते हैं, कार्बन सिंक की भांति किस प्रकार कार्य करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको अगर पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, एकदम इजी फॉर्मेट में दिया गया है। जो भारतीय वन सर्वेक्षण हुआ था उसमें क्या है, बायोमास और कार्बन भंडार परिवर्तन का आकलन किया। तो भारत क्या है, इनिशियल नेशनल कमीशन है INC 2004 में UNFCCC को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें क्या है, भारतीय वन सर्वेक्षण ने केवल लकड़ी के बढ़ते भंडार का वन कार्बन आकलन किया। वर्ष 2010 में भारतीय वन सर्वेक्षण ने वन कार्बन भंडार का आकलन समाप्त किया। 1994 एवं 2000 के 2 समय कालों के बीच में इसे बदला। वनों के 3 सामाजिक सांस्कृतिक महत्व, ये महत्व हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चनों में, इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है। चक्रीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जिन संसाधनों का उपयोग करने के बाद इलाज किया जा सकता है, बार बार प्रयोग में लाए जा सकते हैं, चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो क्या है, जो संसाधन एक बार उपयोग कर लिया उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार करके हम उसे बार बार उपयोग में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए देखो, जल हो गया, पानी में सुधार कर सकते हैं, साफ किया दोबारा यूज किया। लोहे को पिघलाकर दूसरा आकार बना दिया। कबाड़, बहुत सारी मेटल हो सकती हैं, उनको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। लोहे के बुरादे, बचे हुए टुकड़े गलाने से कई तरह की चीज़ें बनती हैं। वन क्या होते हैं और इन्हें हरा सोना क्यों कहा जाता है, जो आज हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा, वनों क्या है, हरा सोना बोला जाता है। तो वन क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विश्व में संदर्भ में भारत की वन संपदा को बताइए, जो हम इसके परिचय में पढ़ चुके हैं, वो सबसे पहले ये है। अगला है पादप वनस्पति जात, वनस्पति और वन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है। पादप की डेफिनेशन क्या है, वनस्पति शास्त्र में बहुत छोटे आकार की काई और लाइकेन से लाकर झाड़ियों और विशालकाय वृक्ष भी पादप कहे जाते हैं। तो ये पादप की परिभाषा है। दूसरा है वनस्पति जात, जिसे इंग्लिश में फ्लोरा बोलते हैं। वनस्पति जात से हमारा मतलब किसी क्षेत्र अथवा समय विशेष में विशेष प्रजाति के एक क्रम में रखे जाने वाले पेड़ पौधों से है, पादपों से हैं, तो जिसे क्या है, वनस्पति जात बोलते हैं। दूसरा है वनस्पति किसे बोलते हैं, किसी प्रदेश के वृक्षों, छोटे पौधों, झाड़ियों, घास, सूक्ष्म काई, लाइकेन का समूह वनस्पति कहलाता है। ये एक दूसरे के साथ किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र में विकसित होते हैं। तो ये सबकी हमने डेफिनेशन देख ली, इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। भारत में वनस्पतिक आवरण की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, व्याख्या करें। तो वनस्पति आवरण कैसे उत्पन्न हुआ है वो इसमें बताया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। विदेशज वनस्पति जात ने भारत में क्या क्या समस्याएं पैदा की हैं, ये हम ऊपर देख चुके हैं, ये दोबारा देख लीजिएगा। वनों को प्रभावित करने वाले कारण ऊपर देख चुके हैं। सघन वन, खुले वन और झाड़ीदार वनों में क्या अंतर है, ये एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सघन वन उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें 40% से अधिक क्षेत्र वनों के चंदोवे से ढका हुआ है, जिसे कैनोपी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सघन वन। खुले वन कौन से होते हैं, जिसमें वृक्षों का चंदोवा 10 से 40% स्थान घेरे हुए हो। और झाड़ीदार किसे बोलते हैं, जिसका वनावरण 10% से भी कम होता है, उसे झाड़ीदार वन बोलते हैं। भारत में वनों के भारी स्तर पर विनाश, ये हमने पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तरीके जिससे भारत में वनों का विकास
हो सके। वनों के विकास की भी प्रक्रिया हम ऊपर देख चुके हैं। अगला है वनों के विनाश का मुख्य कारण, उससे प्राप्त लकड़ी का उपयोग मुख्यतः किन क्षेत्रों में होता है, तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। वनों की कटाई लकड़ी प्राप्त करने के लिए की जाती है। वनों से प्राप्त लकड़ी की 42% इमारतें लकड़ी बनाने के लिए होती है, 38% ईंधन के लिए होती है, 10% औद्योगिक कच्चे माल के लिए उपयोग की जाती है। नरम लकड़ी किन वनों से प्राप्त होती है, इन वनों के फैलाव तथा लकड़ी के उपयोग मुख्य उपयोगों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखते हैं, नरम लकड़ी मुख्य रूप से समशीतोष्ण कटिबंध में उगने वाले शंकुधारी वनों से प्राप्त की जाती है। शंकुधारी वन मध्य उच्च अक्षांशों में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में उगते हैं। इन वनों से प्राप्त नरम लकड़ी का उपयोग कागज, लुगदी, रेयान, दियासलाई, प्लाईवुड, पैकिंग आदि उपयोग के रूप में किया जाता है। शंकुधारी वनों में उगने वाले नरम लकड़ी के वृक्ष कौन से हैं? चीड़, देवदार और स्प्रूस इत्यादि हैं। कठोर लकड़ी के वन कौन से हैं, वो डिटेल बताई गई है। तो इसमें क्या उपयोग किया जाता है, कौन से कामों के लिए उपयोग किया जाता है, ये बताए गए हैं। इसमें अब हम देखते हैं प्रशासनिक दृष्टि से भारतीय वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं। तो प्रशासनिक दृष्टि से भारत में वनों के 3 वर्ग हैं: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन किसे बोलते हैं? ये वन क्या है? सरकारी संपत्ति है। इनका उपयोग किसी राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। इन वनों का उपयोग सरकारी पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता। देश के कुल वन का 52.7% भाग इन्हीं वनों का है, मतलब आधे से ज़्यादा भाग क्या है? आरक्षित वन है। संरक्षित वन कौन से हैं? इन वनों पर भी सरकारी स्वामित्व होता है, किंतु सरकार इन वनों का प्रयोग करने का अधिकार कुछ पूर्व निर्धारित शर्तों के अधीन दे देती है। देश के कुल वन क्षेत्र का 29% संरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। तो ये हो गए संरक्षित वन। अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं? आमतौर पर ये वन व्यवस्थित प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आते। सरकार ऐसे वनों को ठेकेदार, निजी लोगों के अधीन छोड़ देती है और शुल्क राशि प्राप्त करती है, उनसे टैक्स लेती है। ये कुल वन का 18.3% है। और अगला क्वेश्चन आ गया, ये हमारे 3 वर्ग थे, जो क्या है? वन के 3 भाग थे: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। भारत में 3 टाइप के वन पाए जाते हैं। अगला है, विश्व के विभिन्न भागों में प्रचलित स्थानांतरित कृषि है, जिसे झूम कृषि भी बोलते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में किस किस नाम से जाना जाता है, विश्व में और भारत में? तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इससे ऑप्शन टाइप आते हैं। स्थानांतरित कृषि है, मलेशिया में लद्दाख बोला जाता है, इंडोनेशिया में हुआ, मध्य अमेरिका में और मैक्सिको में इसे मिल्पा बोला जाता है, ब्राज़ील में रोक्का बोला जाता है, जायरे व मध्य अमेरिका में मसोले, फिलीपींस में चेनगिन नाम से इसे जाना जाता है। खेती के इस तरीके को भारत में किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तर पूर्वी राज्य है, उसे झूम कृषि बोलते हैं। केरल में पोन्नम, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में पोडू, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बेवर, पेड्डा, दाहमा, बीरा, हिमाचल में खील बोलते हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरा बोलते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके ऑप्शन टाइप आ सकते हैं कि झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक वनों, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। प्राकृतिक वनों पर इमारती लकड़ी के दबाव को कम करने के लिए भारत सरकार ने वन रोपण के किन किन कार्यक्रमों का आरंभ किया है? तो पहला, वाणिज्यिक वानिकी, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, इन प्रोग्राम को बढ़ावा दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं और इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम पढ़ेंगे। संसाधन किन्हें कहा जाता है? किन्हीं मानवीय जरूरतों को पूरा करने वाली वस्तुएं या साधन संसाधन कहलाती हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनका उपयोग के साथ साथ पुनः उत्पादन संभव है, नवीकरणीय है। नवीकरणीय योग्य संसाधनों के 3 उदाहरण क्या हैं? वन, वायु, जल, जिनका क्या है? एक बार उपयोग कर लिया, उसके बाद दोबारा उसका उपयोग किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय है। ये उनके उदाहरण हैं। असामाप्य संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो उपयोग के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं, इन्हें नवीकरणीय योग्य संसाधन भी कहा जाता है। अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं? एक बार इस्तेमाल के बाद जिन संसाधनों की आपूर्ति समाप्त हो जाती है, भरपाई नहीं होती, उन्हें अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय योग्य संसाधनों को समाप्य संसाधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि तेजी के साथ दोहन करने पर इन संसाधनों के भंडारण समाप्त हो जाते हैं।
कोयला, लोहा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस में कौन सा संसाधन नवीकरणीय योग्य है? तो इसमें कौन सा आएगा? सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। मानव, वायु, जल, जीव जंतुओं में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक नहीं है? तो मानव प्राकृतिक नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कितना क्षेत्र में वन होना चाहिए? तो 33% है। भारत में वन प्रेजेंट में वर्तमान में भारत में कितना वन है? 19.4% है। भूमंडलीय पर्यावरण के संतुलन हेतु कौन से वनों का महत्व सबसे ज़्यादा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वनों की कटाई का प्रमुख कारण कौन सा है? इमारती लकड़ी। स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई थी? 1952 में। वन संपदा को हरा सोना क्यों कहा जाता है? वनों के आर्थिक एवं पर्यावरणीय मूल्य के कारण इन्हें हरा सोना बोला जाता है। वन संसाधनों के होश के 2 प्रतिकूल प्रभाव बताइए। तो पारिस्थितिकीय संतुलन का अंग होना, भूगत जल स्रोतों पर बुरा प्रभाव पड़ना, इसके 2 प्रतिकूल प्रभाव हैं। विश्व में मरुस्थलीकरण क्यों बढ़ रहा है? वनों को नुकसान, वर्षा की मात्रा और भूमि के जल स्तर में गिरावट आने के कारण विश्व में मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। मरुस्थलीकरण के 2 दुष्प्रभाव हैं। भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है, जमीन में नुकसानदेह झाड़ झंझाड़ बढ़ने लगते हैं, जो झाड़ी हैं, कांटे वाली, कैक्टस इत्यादि बढ़ जाते हैं। वन किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से खुद उगने और बढ़ने वाले पेड़ों, पौधों, लकड़ियों, लताओं और घास के सघन आवरण को वन कहा जाता है। निर्वनीकरण के किन्हीं 5 दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो इसके कारण 5 दुष्प्रभाव: भूमि क्षरण बढ़ जाती है, बाढ़ एवं सूखे की संभावना बढ़ जाती है, जंगली पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है वो खत्म हो जाते हैं, इमारती व ईंधन की लकड़ी कम मिलती है, वर्षा कम हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। वन रोपण तथा पुनर्वीकरण में क्या अंतर है? वन रहित बंजर भूमि पर वृक्ष लगाना वन रोपण कहलाता है, जबकि वृक्ष काटने पर भरपाई के लिए नए वृक्षों को लगाया जाना, दोबारा पौधे लगाए जाते हैं, उन्हें पुनर्वीकरण बोलते हैं। सुंदरी वृक्ष बहुआयत से किस क्षेत्र में पाया जाता है? गंगा के डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष बहुआयत पाया जाता है। कठोर इमारती लकड़ी किन्हीं 3 वृक्षों के नाम बताइए जिससे कठोर इमारती लकड़ी मिलती है? सागौन, शीशम, साल। कोमल लकड़ी के 3 वृक्ष: चीड़, देवदार, सूस। भारत में वनों में रहने वाली किन्हीं 2 जनजातियों के नाम लिखो? नागा और गौड़। जूमिंग किसे कहते हैं? वह निर्वाह योग्य कृषि खेती जिसमें 3 या 4 वर्ष के बाद टुकड़ा बदल लिया जाता है, जूम कृषि बोलते हैं उसे। उष्णकटिबंधीय देशों में वन विनाश में सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में हो रहा है? तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वनों का विनाश हो रहा है। ये बहुविकल्पीय ऑप्शन MCQ हम देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको भूलना मत, एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको देखकर अगर मैं जो करवा रहा हूँ वो करके चले जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में 40+ मार्क्स आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने देखा चैप्टर नंबर 5। अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इग्नो से रिलेटेड सोल्ड असाइनमेंट चाहिए तो आप जो दिए गए स्क्रीन पर नंबर है उन पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप इग्नो की सोल्ड असाइनमेंट की PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।